नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। विदेश नीति के मामले में मोदी जी मुझे लगता है ऐसे फंस गए हैं कि ना पूछिए। खबरें बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया 24 घंटे ये बात करता रहता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो पता नहीं क्यों खामोश हो जाता है। कल 2 खबरें आई हैं और दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं अगर गौर से देखें तो। पहली खबर तो शायद आपको अभी तक पता चल गई होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जो सबसे हाईएस्ट एजेंसी है आप कह सकते हैं दुनिया में, यूएन युद्ध वगैरह के मामले पर, आतंकवाद वगैरह के मामले पर जो स्टैंड लेता है, उसको तय करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। उसकी 2 कमेटीज में पाकिस्तान को चुना गया है। एक में चेयरमैन बनाया गया है, एक में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि भारत 57 लोगों को भेज के दुनिया भर को समझा रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो कमेटी है उसमें ही पाकिस्तान को डिप्टी चेयरपर्सन बना दिया गया। और अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उस पर जो कमेटी है उसको चेयरपर्सन बना दिया गया। यानी वो फैसला करेगा कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या होती हैं तालिबान की, उनसे रिलेटेड सैंक्शन कहां लगे, और वो फैसला करेगा। वो फैसला करने वाली टीम का हिस्सा होगा कि आतंकवादी किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए, कहां सैंक्शन लगाया जाए, कहां सैंक्शन नहीं लगाया जाए। आप सोचिए कि जिस देश का डंका बज रहा हो, उस देश का सीधा दुश्मन देश यूएनएससी में ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है। दूसरी खबर जो है वो खबर आई है हावर्ड लुटनिक से। हावर्ड लुटनिक जो है कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के व्यापारी रहे हैं, और कल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहां पर उन्होंने 2 बातें कही हैं, उस पर बात करूंगा। तीसरी खबर जो आई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आई है। 3 दिन पहले मोदी जी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और आज एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम जो है वो लोन के रूप में दे दी। इसके पहले आईएमएफ भी लोन दे चुका है, अब एडीबी भी लोन दे रहा है। अमेरिका हथियार भेज रहा है, चाइना सीधी मदद कर रहा है, टर्की साथ खड़ा हो जाता है, अजरबैजान साथ खड़ा हो जाता है, और भारत डंका ही बजाता रह जाता है। ना कोई साथ खड़ा होता है, ना कुछ और होता है। जिस खबर को मैंने छोड़ दिया था उस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हावर्ड लुटनिक कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो वाणिज्य है वहां का, उसके सेक्रेटरी हैं। यानी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती हैं। ट्रंप की सरकार में व्यापार कैसे होगा, किससे होगा, इन सारी चीजों को लागू करने वाली जो टीम है उसके सबसे अहम हिस्सा है हावर्ड लुटनिक। हावर्ड लुटनिक ने कल एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने, या भारत ने अमेरिका के बरक्स कुछ गलत निर्णय लिए हैं। ये सुधारने होंगे तो अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जो पहली बात उन्होंने कही है, अंग्रेजी में वो कहते हैं, यू जनरली बाई योर मिलिट्री गियर फ्रॉम रशिया। दैट्स अ वे टू काइंड ऑफ गेट अंडर द स्किन ऑफ अमेरिका इफ यू आर गोइंग टू बाई योर आर्मामेंट्स फ्रॉम रशिया। यानी आम तौर पर आप रशिया से, रूस से हथियार खरीदते हैं, और अगर आप रूस से लगातार हथियार खरीद रहे हैं तो अमेरिका इससे नाराज होता है, अमेरिका इससे परेशान होता है। अब आप देख लीजिए कि 1970s और उसके पहले से ही भारत में सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो रूस से खरीदे गए हैं। यह भारत की नीति का हिस्सा रहा है। दूसरी बात, वो हथियार इफेक्टिव भी बहुत होते हैं। जैसे सुखोई की बात हुई थी, ये हथियार जो हैं इफेक्टिव भी बहुत होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। रशिया के साथ भारत का एक रिश्ता रहा है। और एक और आपको बात बताऊं, रशिया उन 7 परमानेंट नेशंस में से है, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव आया था, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवाया था, तो उस प्रस्ताव को रोकने वाला कौन था? रूस था। कश्मीर को लेकर जितने प्रस्ताव पाकिस्तान वहां तक पहुंचा पाया, उन सारे प्रस्ताव पर वीटो लगा के रोकने वाला कौन था? सोवियत संघ या रशिया। भारत के हितों की रक्षा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा से रशिया करता रहा है। दरअसल यहां पर इजराइल का आप किस्सा याद कर लीजिए। इजराइल के खिलाफ इतने सारे प्रस्ताव पास होते हैं, लागू क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंट्री उसके पास ऐसी है, यानी कि अमेरिका, जो सारे प्रस्तावों को रोक देती है। पाकिस्तान के पास ऐसा एक देश है, वो है चाइना, जो उसके खिलाफ कुछ भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होने देता है।
यानी अगर आप एक इंपॉर्टेंट कंट्री हैं तो आपके पास एक ना एक ऐसा अलाई जरूर होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 7 मेंबर्स हैं उनमें से एक हो, क्योंकि इससे यह तय हो जाता है कि बाकी यूएन में जितनी भी बहस हो जाए, जब फैसले का मामला आएगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाएगा तो आपको सपोर्ट वहां से मिल जाएगा, वहां से वीटो हो जाएगा, आपके खिलाफ जो फैसला होगा उसको रोक दिया जाएगा। तो रशिया से हमारी इस तरह की दोस्ती रही है, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका इस बात पर भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि वो रशिया से हथियार खरीदना छोड़ दे, बेसिकली रशिया से दोस्ती तोड़ ले। जो दूसरा पॉइंट है वो और इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो लगातार ब्रिक्स का हिस्सा बना हुआ है, जस्ट क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स विच इज लेट्स मूव टू नॉट टू सपोर्ट डॉलर एंड डॉलर हेजीमनी। ब्रिक्स जो बना था वो इसलिए बना था कि अमेरिका का जो विश्व व्यापार में एकदम तानाशाही वाला रवैया है, डॉलर में सारा व्यापार होता है, इसीलिए कितना भी कर्जा हो जाए अमेरिका के ऊपर डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसको चुनौती देना था। आपको याद होगा कि प्रस्ताव पास हुआ था कि देश आपस में जो व्यापार करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, अपनी करेंसी में करेंगे, जिससे अपनी करेंसी मजबूत हो, और भारत उसका हिस्सा था। लेकिन ज्यों ही ट्रंप ने हड़काया, हमारे मोदी जी पीछे हट गए। ब्रिक्स जो संस्था है, जिसमें चाइना है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, उससे अमेरिका चाहता है इंडिया हट जाए, यानी रशिया से हर तरह की दोस्ती खत्म कर ले। रशिया से आपने दोस्ती खत्म कर ली, इसका मतलब क्या हुआ? आप अमेरिका के सहारे हो गए, और अमेरिका दुनिया में इजराइल को छोड़कर किसी का ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। यह सारी दुनिया जानती है। अभी भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बनी तो वो भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक बराबर ही तौल रहा था। वो अभी F-16 भेजा है उन्होंने पाकिस्तान को, जबकि तेजस हमारा इसलिए लेट हो रहा है कि अमेरिका से जो आना है वो अभी तक आया नहीं है। तो अमेरिका कभी भी भारत का ऐसा दोस्त नहीं रहा है जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सके, और वो अमेरिका चाहता है कि भारत बाकी सबसे रिश्ता तोड़ ले। अमेरिका क्या चाहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत यह है कि मोदी जी ये सब मानते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बयान में लुटनिक ने कहा है कि आई थिंक इंडिया इज स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स बाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यानी भारत धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स से अपना मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह सारा कुछ मोदी जी कर रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकते चले जा रहे हैं और अपनी जो पारंपरिक दोस्तियां हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं। वजह क्या है? क्या इसकी वजह अडानी है? क्या अमेरिका के सामने इतना झुकने की वजह अडानी है क्योंकि अडानी के खिलाफ वहां पहले से एक केस है और उस केस में सम्मन जारी है? अमेरिका के साथ हमारा समझौता है, याद कीजिए वो जो आतंकवादी था हेडली, उसी समझौते के तहत भारत लेकर आया था उसको, और उससे सारा जो बयान उससे सारा लिया गया था। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमारे यहां ही उसके खिलाफ केस चल रहा है और उसको उठाकर ले गया, जेल में बंद कर दिया। ये सब तो आप जानते हैं। तो भारत के साथ प्रत्यर्पण का समझौता भी है। अगर अमेरिका उस समझौते के तहत अडानी को मांगता है तो भारत क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो फिर अमेरिका जो होगा वो इंटरनेशनल जो मंच है, कोर्ट है, वहां पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद होगा। बहुत सीधा सा मामला है, ये खेल है। तो यह संभव है कि अडानी के चलते झुक रहे हो। अडानी पर अभी एक और केस लगा दिया उसने। अडानी के ऊपर उसने आरोप लगा दिया कि ईरान के ऊपर हमने सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने, और आप यानी कि अडानी जो है ईरान से एलपीजी खरीद रहे थे, अब उसकी जांच चल रही है। अडानी कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो अमेरिका है, जांच कर रहा है। अगर उसमें भी इंप्लीकेट हो गए तो फिर समझिए कि एक और प्रेशर बनेगा। कहीं ये सारा कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा है कि मोदी के ऊपर और प्रेशर बनाया जा सके? क्या मोदी ने एक व्यापारी के चलते हमारी पूरी विदेश नीति को गिरवी रख दिया है? यह बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बात करना जरूरी है। आज आपकी क्या स्थिति है? आज अगर आप दुनिया में ग्रुप्स देखें तो एक ग्रुप तो वही है अमेरिका और उनके साथ के लोगों का, अमेरिका, इजराइल और बाकी जो है ग्रुप। आप उस ग्रुप के हिस्सा नहीं हैं। आप इजराइल को कूद कूद के सपोर्ट कर रहे हैं, आप अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, लेकिन नाटो या इस तरह के किसी ग्रुप का आप हिस्सा नहीं हो सकते। नाटो का मेंबर तो खैर इजराइल भी नहीं है, लेकिन इजराइल का जो समर्थन आपने दिखाया है और आपसे ज्यादा जो आईटी सेल ने दिखाया है, जो स्टैंड विद इजराइल कर रहा है, भले अपने घर के सामने खड़ा ना रह पाए ठीक से, लेकिन स्टैंड विद इजराइल कर रहा है, उसका नुकसान यह हुआ है कि अरब मुल्कों में जो हमारी दोस्तियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। ऊपर से भले नहीं दिख रहा हो, ऊपर से भले सऊदी अरब जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, गले मिल रहे हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, ऊपर से भले हो, लेकिन अंदर अंदर अवाम के अंदर जो आपके लिए समर्थन था वो फलस्तीन के मुद्दे पर
जो आईटी सेल के ट्राल्स ने अपना रोल निभाया है उसके चलते खत्म हो चुका है। ये हकीकत है और यह भी एक वजह है जिसके चलते टर्की जो है पाकिस्तान के साथ जाकर सीधा खड़ा हो जाता है। अभी आपका एक यूट्यूबर गया तो वो टर्की में बदतमीजी कर रहा था, गंदी गंदी बातें कर रहा था, वो गिरफ्तार करके उसके बाल वाल कटवा के उससे बयान दिलवाया गया है। यहां दिन रात लोग मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। ये सारी चीजें अरब वर्ल्ड में जाती हैं। मेरे भी वीडियो देखे जाते हैं, उनके भी वीडियो देखे जाते हैं। आपका एक सो कॉल्ड मेजर है जिसने ईरान के विदेश मंत्री के लिए गंदी बात की, वो वीडियो ईरान में घर घर चला और ईरान में हमारी भारी बेइज्जती हुई। कहना पड़ा सरकार को कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके चैनल पर या उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कुछ खास कहने लायक नहीं रह जाते। तो एक तो राइट विंग का जो प्रोपोगेंडा है उसके चलते अरब वर्ल्ड जो ट्रेडिशनली हमारे साथ खड़ा होता था वो हमारे साथ खड़ा नहीं है। और मुस्लिम वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, जिसमें इंडोनेशिया आता है, जिसमें मालदीव भी आता है और भी कंट्रीज आती हैं, इनका भी आपसे खिंचाव हुआ है। बांग्लादेश के अंदर भी जहां भारत का जबरदस्त समर्थन था, खत्म होकर निगेटिव में तब्दील हो गया। और हालत यह है कि मालदीव के बहिष्कार का पहले आप बात करते हैं, फिर मालदीव को पैसा देते हैं और अब प्रधानमंत्री मालदीव यात्रा करने जा रहे हैं, मतलब आम जनता बहिष्कार करे और प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएं। तो ये जो खेल चला है उसमें ये दुनिया जो भारत की ट्रेडिशनल रूप से समर्थक थी वो आपसे छिन गई है। नंबर 1। नंबर 2 आता है चाइना। चाइना की पाकिस्तान से पक्की दोस्ती है। चाइना इस जो संघर्ष चला है उसके दौरान पहले और बाद भी बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर चुका है कि चाइना दोस्त है पाकिस्तान का। अब चाइना केवल वही चाइना नहीं रह गया। चाइना का मतलब रशिया, ईरान और चाइना का जो एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें से भी आप बाहर होंगे, क्योंकि चाइना आपको उसमें घुसने नहीं देगा। और रशिया या ईरान जैसे देश चाइना को प्रीफर करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह का सैंक्शन लगाया हुआ है उसके बाद अगर उनका ट्रेड जिंदा है तो उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। ईरान का तेल सबसे ज्यादा चाइना खरीदता है और सीना ठोक के खरीदता है, अमेरिका कुछ नहीं कर पाता उसका। चाइना ने अरबों खरबों इन्वेस्ट किए हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। जो मेरे मिडिल ईस्ट के दर्शक हैं वो इस बात को बता पाएंगे कि चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का इलाका है इसमें चाइना ने जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया है। और सिर्फ इसमें ही नहीं, अफ्रीका में भी जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया है, साउथ एशिया में भी जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया है। तो रशिया आपके लिए चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा, ईरान आपके लिए चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा। चाइना जो है वो पाकिस्तान का करीबी है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भी आप विश्वसनीय साथी नहीं है। मिलेंगे जुलेंगे सब, हाथ मिलाएंगे, गले भी लग जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन विश्वसनीय साथी कोई नहीं आपका है। विवाद के दौर में कोई आपके साथ खुलकर खड़ा नहीं होगा, ऐसी हालत आपने बना दी है। तो मुस्लिम वर्ल्ड गया, चाइना गया, रशिया लगभग गया, ईरान गया, बचा कौन? बचा यूरोप और अमेरिका। और यूरोप और अमेरिका अगर केवल बचे हैं तो वो आपके साथ कभी नहीं खड़े होने वाले, इसको याद रखिएगा। जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खड़ा होकर कहता है कि हां हमने आतंकवाद को पाला है और अमेरिका और यूरोप के लिए ही पाला है, तो आप उसका कॉन्फिडेंस समझिए। अमेरिका और यूरोप के लिए पाकिस्तान जरूरी है, एशिया में एक अड्डे की तरह। और 47 से लेकर आज तक उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भी दिया है, पाकिस्तान से अपना काम भी करवाया है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ समर्थक सरकार थी तो उसको गिराने के लिए जरूरत थी तालिबानों की, वो बने पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने जमीन दी, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, उन्हीं तालिबानों के सहारे गिराया गया अफगानिस्तान की सरकार को। फिर तालिबान आ गए, तालिबानों से नहीं पटी तो अमेरिका बरसों झगड़ा करता रहा, गोलियां चलाता रहा, फिर एक दिन चुपचाप उठ के चला गया और अब तालिबान वहां शासन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से रशिया को भी टेम किया जा सकता है, पाकिस्तान से एशिया में नियंत्रण रखा जा सकता है। इसीलिए अमेरिका हो, एडीबी हो, आईएमएफ हो, ये सब पाकिस्तान को जबरदस्त पैसा भी देते हैं और वहां आराम से पैर भी जमाते हैं। तो फिर आपका दोस्त कौन है? कहां बज रहा है आपका डंका? मोदी जी का डंका कहां बज रहा है? यह सवाल गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? कैसे गोदी मीडिया यह सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भारत को बताए कि किससे हथियार खरीदे और ना खरीदे, भारत को बताए कि किस संगठन में हो या ना हो। यह वही देश है ना जिसने नाम बनाया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। नेहरू जी, मार्शल टीटो, ये सब उसके नेता हुआ करते थे।
जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों को साफ साफ कह दिया था कि भैया शीत युद्ध चल रहा है, तुम दोनों ने अपना अपना खेमा बनाया है, लेकिन ना हम तुम्हारी गोद में बैठने वाले हैं, ना हम तुम्हारी गोद में बैठने वाले हैं। हम दोस्तियां मेंटेन रखेंगे अमेरिका से भी, सोवियत संघ से भी, लेकिन किसी की गोद में नहीं बैठेंगे। और उसी नाम का सम्मेलन इंदिरा गांधी ने कराया था, जब 70 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के अंदर आए थे। दौर वो भी था जब यही अमेरिका कह रहा था हम 7वां बेड़ा भेज देंगे, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि 8वां भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बांग्लादेश युद्ध जीता था। दौर यही चाइना था कि राजीव गांधी ने सियाचिन पर कब्जा किया था। क्या क्या तो नहीं हुआ है। आप सबको गालियां देंगे, नेहरू से लेके राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक गालियां देंगे, लेकिन आपने हालत ऐसी कर दी है, आपने ऐसी अपनी विदेश नीति बना ली है कि अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी जो है वो आपको सिखा रहा है कि आप किससे हथियार खरीदो, आप किसके साथ रिश्ता बनाओ और किसके साथ रिश्ता ना बनाओ। क्या भारत को अमेरिका के एक गुलाम स्टेट, वैसल स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्या एक बिजनेसमैन के चक्कर में पूरे देश को गिरवी रख दिया गया है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्या हमारी कोई विदेश नीति है? 57 लोग घूम के आए, और भारतीय जनता पार्टी की रेखा शर्मा जी, जिनका गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, बाहर किसी देश में बैठी हुई थी, वो कहती हैं कि जिन देशों में हमको घुसने नहीं दिया जाता था वहां हमारा स्वागत हुआ। रेखा शर्मा जी, किसको घुसने नहीं दिया जाता था? प्रधानमंत्री मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक उनको यूरोप और अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता था। उसका कारण था जो गोधरा के बाद हुआ था गुजरात में, वो कारण था। आपको क्यों नहीं घुसने दिया जाता था? और अगर हम लोग से आपका मतलब इस देश का है, तो ये देश तो सारी दुनिया में घूमता फिरता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, आप कुवैत की बात कर रही हैं, कुवैत के साथ तो हमारा बहुत बड़ा समझौता हुआ है। आपका 2014 आने से पहले बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या फिर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ये सब तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि 60-70 के दशक तक जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसकी मुद्रा हमारे यहां छपती थी और वहां रुपया ही चलता था। मुद्रास्फीति जब हुई तो उसने अपनी अपनी करेंसी बनाई। तो हमारे रिश्ते तो सबसे बहुत अच्छे रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रही हैं पता नहीं। हां, आज की स्थिति जरूर है कि हमारे देश के प्रतिनिधि जाते हैं, और शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की हैसियत के लोगों से मिलें। जाते हैं, कहीं पूर्व लोग मिलते हैं, कहीं कोई मिलता है, कहीं कोई मिलता है, और असर इतना होता है कि उसके दूसरे दिन खबर आती है कि एडीबी ने करोड़ों करोड़ उठाकर दे दिए पाकिस्तान को लोन में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान जो है एंटी टेररिज्म कमेटीज का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बन रहा है। ये आपकी विश्व नीति है, ये आपकी विदेश नीति है, जिसमें आपने एक दोस्त नहीं बनाया है, और अमेरिका के सामने कई बार ऐसा लगता है कि वाकई सरेंडर कर दिया है। सोचिएगा आप लोग, और जो आपके दिमाग में आए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, आपको लगता है नहीं इस पॉइंट पे मैं गलत हूं, तो कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कमेंट्स देखने की, कोशिश करता हूं आपसे, आप जो कुछ बताते हैं उससे सीखने की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।